हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एड। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डायरेटिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। डायरेटिक्स क्या होते हैं, उनका यूज क्या है, और रीनल फिजियोलॉजी पढ़ी थी कि नेफ्रॉन में किस तरीके से यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, राइट। आज हम पढ़ेंगे अब डायरेटिक्स का क्लासिफिकेशन की कौन कौन सी ड्रग्स जो है डायरेटिक्स में एनलिस्टेड हैं और किस किस क्लास में आती हैं और उनका रोल क्या है। कुछ क्लासेस को हम उनके मैकेनिज्म को और उनके एडवर्स इफेक्ट को डिस्कस भी करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने अभी हाफ क्लासिफिकेशन लिखा है। डायरेटिक्स बेसिकली हमारे तीन कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। पहले होते हैं हमारे हाई सीलिंग डायरेटिक्स, दूसरे होते हैं हमारे मीडियम एफिशिएंसी डायरेटिक्स, एंड थर्ड वन इज द वीक एडजंक्टिव डायरेटिक्स, राइट। सो बेसिकली इन तीन कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया गया है। हाई सीलिंग डायरेटिक्स जो होते हैं सबसे ज्यादा मोर इफेक्टिव डायरेटिक्स माने जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि डायरेटिक्स की फर्स्ट लाइन ड्रग मानी जाती है हमारी हाई सीलिंग डायरेटिक्स, राइट। सो अगर हम फर्स्ट लाइन ड्रग की बात करें अगर डायरेटिक्स की, तो हमारी हाई सीलिंग डायरेटिक्स होंगे, राइट। इसके अलावा उससे थोड़ा सा लोअर कैटेगरी में आते हैं हमारे मीडियम एफिशिएंसी डायरेटिक्स। मीडियम एफिशिएंसी डायरेटिक्स मतलब ये समवट इफेक्टिव तो है लेकिन हाई सीलिंग डायरेटिक्स कंपैरेटिवली थोड़े से लोअर है, राइट। तो ये मीडियम एफिशिएंसी डायरेटिक्स हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक आता है हमारा बेंजोथायाडायाजीन, राइट, और दूसरे होते हैं हमारे थायाजाइड कैटेगरी के। बेंजोथायाडायाजीन कैटेगरी में हमारी 3 ड्रग्स आती हैं और थायाजाइड कैटेगरी में हमारी 4 ड्रग्स आ रही है। इसके अलावा ड्रग्स जो है वो वैरी भी कर सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही ड्रग है, कई बुक्स में अलग अलग ड्रग्स जो है वो मेंशन है, कुछ अपडेटेड बुक्स में मेंशन है, अलग बुक्स हैं। तो ड्रग जो है वो वैरी कर रही है हर एक बुक में, हर एक अलग अलग बुक में, राइट। और इसके बाद आते हैं हमारे वीक डायरेटिक्स। वीक डायरेटिक्स हमारे वो डायरेटिक्स हैं जो लेस इफेक्टिव हैं और इसलिए हम इनको सिंगल ना दे करके या तो हम हाई सीलिंग डायरेटिक्स के साथ देते हैं या फिर हम मीडियम एफिशिएंसी डायरेटिक्स के साथ देते हैं। अभी हम सबसे पहले इन दो कैटेगरी के ड्रग्स को डिस्कस करते हैं। हाई सीलिंग डायरेटिक्स में हमारी बेसिकली मैंने यहाँ पे 4 ड्रग्स लिखी हैं जो मेन है। फर्स्ट आती है हमारी इथाक्राइनिक एसिड, दूसरा आता है हमारा टोरसामाइड, तीसरा आता है हमारा ब्यूमेटामाइड, एंड फोर्थ वन इज द फ्यूरेजामाइड, राइट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ड्रग्स तो इतनी सारी हैं लेकिन याद कैसे हो, इनको याद करने का तरीका क्या है। सो अभी जस्ट दिवाली गई है, दिवाली पे हमने बम फोड़ा है, पटाखे फोड़े हैं, तो इसको उसी वे में हम याद कर लेते हैं कि हाई सीलिंग कुछ टर्म्स हैं। अगर याद नहीं हो रहा है तो हाई सीलिंग वाला ई तोरा बम तो कुछ निकला, राइट। सो हाई सीलिंग क्या है, इसमें कैटेगरी है ई से एथाक्राइनिक एसिड, TORA तोरा मतलब टोरसामाइड, एंड पटाखे यानी कि ब्यूमेटामाइड, एंड फूस यानी कि फ्यूरेजामाइड। सो ये हमारा एक मीनोमोनिक मैंने यहाँ पे तैयार किया है हाई सीलिंग डायरेटिक्स के लिए, राइट। अब आती है बात हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज द मीडियम एफिशिएंसी डायरेटिक्स। मीडियम एफिशिएंसी डायरेटिक्स में हमारे आते हैं बेंजोथायाडायाजीन और थायाजाइड। मीडियम एफिशिएंसी डायरेटिक्स में हमारी उसमें 3 ड्रग है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमेथाजाइड, बेंजाथायाजाइड, राइट। अब इस कैटेगरी को कैसे याद करेंगे, अगर आप चाहें तो आप कई तरीके से अपने वे से याद कर सकते हैं। मैंने जो यहाँ पे निकाला है दैट की मैडम के कहने पे बेंजामिन ने हाई क्वालिटी हाइड्रोजन एंड बेंजामिन मिलाया। याद हो जाएगा कैसे, मैडम मीडियम, ठीक है, ये क्लास है, राइट। कहने पे बेंजामिन क्या है यहाँ पे, बेंजोथायाडायाजीन कैटेगरी के बारे में मैंने डिस्कस किया है। हाई क्वालिटी हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्वालिटी क्लोरथायाजाइड, इससे आप याद कर सकते हैं हाइड्रोक्लोर हाई क्वालिटी, राइट। हाई क्वालिटी हाइड्रोजन से हाइड्रोफ्लूमेथाजाइड, और बेंजामिन ये आपका बेंजीन से आपका है बेंजाथायाजाइड। सो ये जस्ट मेरे मीनोमोनिक्स मैंने बनाए हैं ताकि आप याद कर सकें। आप चाहें तो इसको अपने तरीके से अपने वे से भी इसको याद कर सकते हैं, जस्ट मैंने वे निकाला है, राइट। सो नेक्स्ट आती है बात हमारी
थायराइड कैटेगरी की। थायराइड में ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी ड्रग्स मानी जाती है। थायराइड ही सबसे ज्यादा यूज की जाती है हाइपरटेंशन में। तो थायराइड में हमारी 4 कैटेगरी आ रही है, हाइड्रोक्लोरथैलिडोन, मेटालोजोन, इंडेपामाइड एंड क्लोपामाइड। अगर आप चाहें तो इसको भी याद कर सकते हैं। थायराइड मतलब जैसे थायराइड से थंगबली, हाइड्रोक्लोरथैलिडोन मतलब काली थाली धोने। सॉरी, यहाँ पे आप चाहो तो क्लोरथैलिडोन और हाइड्रोक्लोरथैलिडोन ये दोनों ड्रग यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। क्लोरथैलिडोन, ठीक है, हाइड्रोक्लोरथैलिडोन एंड क्लोरथैलिडोन ये दोनों ड्रग्स हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे थंगबली, काली थाली धोने, कहाँ गया, मेटा, इंडिया और कोलंबिया। इट्स जस्ट mnemonic, so to remember the drugs generally। तो थंगबली से हमारी थायराइड्स आ जाएंगी, काली थाली दोनों यानी कि हाइड्रोक्लोरथैलिडोन और क्लोरथैलिडोन, राइट। मेटालोजोन थालिडोने मेटा, ठीक है। इंडेपामाइड से इंडिया एंड क्लोपामाइड से हमारा कोलंबिया, ठीक है। ये हमारा एक जनरल म्नेमोनिक है, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं या फिर आप अपने वे से भी ड्रग्स को याद कर सकते हैं। इट्स जस्ट ओनली म्नेमोनिक्स टू रिमेम्बर द ड्रग्स, ओके। अब आती है बात हमारी, ये 3 कैटेगरी हो गई। अब आती है हमारी बात वीक डायरेटिक्स की। वीक डायरेटिक्स हमारी 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक आती है इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, राइट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। दूसरे आते हैं हमारे इसमें पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स और ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। वीक डायरेटिक्स, वीक डायरेटिक्स हमारी 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक आता है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, ठीक है। इसमें जो हमारी ये क्लास है वीक डायरेटिक्स में, ये क्लास है और इसके अंदर जो हमारी ड्रग आ रही है वो हमारी क्या है, एसिटाजोलामाइड। काफी पुरानी ड्रग है, अब ये ज्यादा यूज में नहीं है क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है। एसिटाजोलामाइड, ठीक है। इसमें आती है हमारी पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स का मतलब क्या है कि एक ऐसी ड्रग्स जो पोटेशियम के लॉस को प्रिवेंट करती है, यानी कि जब डायरेटिक्स अपना एक्शन देती हैं तो उनमें पोटेशियम का लॉस होता है, ठीक है। तो हाइपोकैलिमिया सबसे मेजर साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट है हमारी जितनी भी डायरेटिक्स हैं। तो ये ऐसी क्लास के कैटेगरी की ड्रग्स हैं जो पोटेशियम के लॉस को प्रिवेंट करती हैं, ठीक है, एक्शन देती हैं और पोटेशियम का लॉस नहीं होने देती, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। इसमें हमारी 2 कैटेगरी आती है, इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। एक होता है हमारा एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, इसके लिए मैंने कोई म्नेमोनिक नहीं बनाया है क्योंकि बहुत जनरली एक क्लास के ड्रग्स है और इनमें एक ड्रग्स है। तो एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट में आती है हमारी ड्रग स्पाइरोनोलेक्टोन, ठीक है, स्पाइरोनोलेक्टोन। और इसमें एक और आती है हमारी सोडियम चैनल इनहिबिटर, ये है क्लास, याद रखिएगा, जो मैं ब्रैकेट में बंद कर रही हूँ। सोडियम चैनल इनहिबिटर, इसके अंदर जो ड्रग है हमारी एमिलोराइड, दूसरी आती है हमारी ट्राइमटेरॉन, ठीक है। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स के बाद हमारी एक और कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक डायरेटिक्स।
ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, इसमें जो हमारी ड्रग्स आती है, ग्लिसरॉल आती है, मैनिटॉल आती है, मैनिटॉल। ओके, सो ये बेसिकली हमारी कैटेगरी की ड्रग्स हैं वीक डायरेटिक्स। अब हम बात करेंगे एक एक करके हर एक क्लास की, राइट। आज मैं 2 क्लास पढ़ाऊंगी। एक में पढ़ाऊंगी हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स ड्रग्स, क्योंकि वो हमारी सबसे पहली डायरेटिक्स थी, ठीक है, जो डिस्कवर हुई थी। और उसके बाद हमें पढ़ाऊंगी थायाजाइड डायरेटिक्स। इसके बाद की जो बाकी कैटेगरी की जो ड्रग्स होंगी वो नेक्स्ट पार्ट में मैं पढ़ाऊंगी, राइट। तो अब हम बात करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स की। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर कैसे किस मैकेनिज्म पे काम करते हैं? सबसे पहले हम नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट हमारा डायरेटिक्स की ड्रग्स में इन्वॉल्व होता है, हम सबसे पहले ये समझते हैं। सपोज सबसे पहले मैं एक और काम करती हूँ कि जो जितनी भी हमारी डायरेटिक्स हैं वो किस किस पार्ट में काम करते हैं नेफ्रॉन के, पहले मैं वो लिखवा देती हूँ। ड्रग्स एक्टिंग ऑन डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। रफ डायग्राम बनाते हैं नेफ्रॉन का। इससे आपको ये क्लियर रहेगा कि ये ड्रग्स कहाँ पे काम कर रही हैं, आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी ड्रग्स कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स की। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स हमेशा हमारी कहाँ काम करती हैं? दैट इज अ पीसीटी। इस पीसीटी में हमारी काम करेंगी कौन सी ड्रग्स? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि ये कैटेगरी की ड्रग्स किस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पे काम करती हैं। तो अलग अलग कैटेगरी की ड्रग्स नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट पे काम करती हैं। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स हमारी पीसीटी पे काम करती है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे थायाजाइड डीसीटी पे, ये डीसीटी का पार्ट है। इस डीसीटी पे हमारी काम करती है थायाजाइड डाययूरेटिक्स, याद रखिएगा, थायाजाइड डाययूरेटिक्स, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी कौन सी? लूप डाययूरेटिक्स, राइट, जिसको हम हाई सीलिंग डाययूरेटिक्स भी बोलते हैं। हाई सीलिंग डाययूरेटिक्स, हाई सीलिंग डाययूरेटिक्स, जिनको हम लूप डाययूरेटिक्स भी बोलते हैं। मैं लिखना वहां मेंशन भूल गई थी, इनको लूप डाययूरेटिक्स भी बोलते हैं। हाई सीलिंग डाययूरेटिक्स हमारी कहाँ करती हैं? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ऐसा मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने बताया था। ऐसा क्यों? क्योंकि इस असेंडिंग पार्ट से ज्यादा अमाउंट में सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। यानी कि सोडियम का यहाँ पे ये परमेबिलिटी है यहाँ पे सोडियम की, और यहाँ पे सोडियम का एब्जॉर्प्शन। आप देख रहे हैं कि जितनी भी ड्रग्स हैं ये वहां काम कर रही हैं जहाँ पे आयंस का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, जहाँ से आयंस रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो ये ड्रग्स बेसिकली उसी ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक करेंगी जो ट्रांसपोर्टर्स आयंस का रीएब्जॉर्प्शन कर देते हैं ब्लड में। पीसीटी से रीएब्जॉर्प्शन होता है, डीसीटी से रीएब्जॉर्प्शन होता है, हाई सीलिंग डाययूरेटिक्स से सिक्रीशन होता है सोडियम का, राइट। तो इन सब कैटेगरीज की जो ड्रग्स हैं ये यहीं पे काम करके और उनके सोडियम के चैनल को ब्लॉक करेंगी, ताकि सोडियम जो है वो
यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट आउट हो जाए और उसके साथ साथ जो वाटर उसको फॉलो करके बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाए। इसके अलावा जो हमारी वीक डायरेटिक्स हैं, जिसमें कि हमारी ऑस्मोटिक डायरेटिक्स आती हैं, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट आता है, ये सारे ड्रग्स, पोटेशियम स्पैरिंग आती हैं, ये सारी हमारी कलेक्टिंग डक्ट पे काम करती है। वीक डायरेटिक्स हमेशा हमारी कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेंगी, राइट, कलेक्टिंग डक्ट। ओके, तो ये तो हो गई कि हमारी ड्रग्स कहाँ कहाँ पे काम करती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे मेन क्लास दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स की। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स भी मैंने नेफ्रॉन का जो पार्ट बनाया था, ठीक है, इस तरीके से समझिए। इस तरीके से, ठीक है, इस नेफ्रॉन के, सॉरी थोड़ा सा ऐसे बन गया है, इस नेफ्रॉन के इस पार्ट को हम ले लेते हैं। इस पार्ट को, अगर आपको दिख रहा हो, नेफ्रॉन का एक पार्ट लिया हमने। इस नेफ्रॉन के पार्ट में 3 डिवाइडेशन है। कौन कौन सा? एक होता है हमारा क्या, जिसको हम बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, ल्यूमेन। एक हमारी होती है ट्यूब्यूलर सेल, ट्यूब्यूलर सेल, और एक होता है हमारा इंटरस्टिशियल ल्यूमेन। इंटरस्टिशियल ल्यूमेन, इस 3 पार्ट में यही बेसिक पार्ट इन्वॉल्व होते हैं सारे डायरेटिक्स के एक्शन में। हमने क्या किया है कि ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये हमारे नेफ्रॉन के वॉल का पार्ट है, जो हमारे ट्यूब्यूलर सेल है। ये जो नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन की जो वॉल है, ठीक है, जो नेफ्रॉन के एपिथेलियल सेल्स हैं, वो सेल है ये, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, नेफ्रॉन के अंदर जो यूरिन फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो आप पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर है, ये है, जिसमें यहाँ पे यूरिन फ्लो हो रहा है, या यहाँ पे आप बोल सकते हैं फिल्ट्रेट फ्लो हो रहा है, राइट। ये वो पार्ट है कि ये फिल्ट्रेट इस ट्यूब्यूलर सेल को क्रॉस करके और यहाँ ब्लड में जाता है, ठीक है। इस इंटरस्टिशियल ल्यूमेन में क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं जो कि रीएब्जॉर्प्शन करेंगी। मतलब कोई भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सोडियम है, ठीक है, मैं भी एग्जांपल बता रही हूँ, तो ये सोडियम कहाँ, इस ल्यूमेन में है, राइट। और ये सोडियम इस ट्यूब्यूलर सेल के थ्रू ट्रांसपोर्टेड इस ट्यूब्यूलर सेल में एंटर करेगा और देन ट्रांसपोर्टर के थ्रू इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा, और इस इंटरस्टिशियल स्पेस से ये यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाएगा, राइट। तो ब्लड कैपिलरीज एकदम पैरेलल चलती हैं हमारी नेफ्रॉन के। तो ये जो ट्यूब्यूलर सेल है, हमारे यहाँ पे पंप पाए जाते हैं। जितने भी हमारे आयंस हैं, वो एंट्री और एग्जिट पंप के थ्रू होते हैं। कुछ एंजाइमेटिक पंप होते हैं, उन पंप के थ्रू ही वो एंटर करते हैं और एग्जिट होते हैं। ट्यूब्यूलर सेल में एंटर करेंगे पंप के थ्रू और एग्जिट होंगे यहाँ पे पंप के थ्रू। तो ये सारी चीजें इस ट्यूब्यूलर सेल में पाई जाती हैं। अब होता क्या है कि अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की बात करें तो क्या मैकेनिज्म होता है, राइट। सबसे पहले इसको थोड़ा ऊपर बना देती हूँ। ये हमारा क्या है, ल्यूमेन। ल्यूमेन जहाँ पे फिल्ट्रेट फ्लो हो रहा है, जहाँ से यूरिन पास आउट होगा, राइट। अब यहाँ पे एक पंप होता है जिससे सोडियम हमेशा एंटर करता है, ठीक है। और कोई भी आयन किसी आयन के एक्सचेंज में एंटर करता है, राइट। ये सोडियम अगर ट्यूब्यूलर सेल में, भाई इसको कहाँ जाना है, इस सोडियम को इस इंटरस्टिशियल ल्यूमेन से इस ब्लड कैपिलरीज में जाना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्लड, ये स्पेस है, ठीक है, और यहाँ पे ब्लड में जाना है। तो ये जो सोडियम है,
इस वॉल को क्रॉस करके यहाँ पे जाएगा एंड देन ब्लड में जाएगा। तो ये सोडियम एंटर करता है कहाँ से, ल्यूमेन से, बाहर सोडियम है, राइट। ये सोडियम एंटर करेगा इस पंप के थ्रू अंदर, लेकिन किसके एक्सचेंज में, हाइड्रोजन के एक्सचेंज में। किसके एक्सचेंज में, हाइड्रोजन के एक्सचेंज में, राइट। अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये हाइड्रोजन, ये सोडियम एंटर कर रहा है किसके एक्सचेंज में, हाइड्रोजन के एक्सचेंज में। अब ये हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट HCO3, ये क्या है, बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट कहाँ से आया, जो मैंने बताया कि आयंस जो फिल्टर आउट हुए ना PCT में, उसमें बहुत सारे आयंस है, ऑर्गेनिक एसिड था, बाइकार्बोनेट था, ग्लूकोज था, तो वो सारा प्रेजेंट है इस फिल्ट्रेट में, राइट। तो अब उसमें बाइकार्बोनेट आयन भी है। अब ये बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, H2CO3, राइट। ये क्या बन गया हमारा, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। यहां से ये हाइड्रोजन ट्यूबुलर सेल से बाहर निकला, तो इसने बाइकार्बोनेट आयन के साथ मिल करके कार्बोनिक एसिड बना दिया, ठीक है। और अब ये कार्बोनिक एसिड दो चीजों में डिवाइड होगा, एक H2O प्लस CO2, राइट। अब ये किसकी मदद से डिसोसिएट हुआ, ब्रेकडाउन किसकी मदद से हुआ, एक एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो यहाँ पे काम कर रहा है इस कार्बोनिक एसिड को H2O एंड CO2 में डिसोसिएट कर रहा है, राइट। वो उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब इसका रोल क्या है, अब ये जो CO2 है ये इस ट्यूबुलर सेल में एंटर करेगी, ठीक है। क्या करेगी, एंटर करेगी, CO2 एंटर कर गई। अब इस ट्यूबुलर सेल में भी वाटर प्रेजेंट है पहले से, तो ये CO2 इस वाटर के साथ मिल करके फिर से क्या बना लेगी, फिर से बनाएगी कार्बोनिक एसिड। क्या बनाएगी, H2CO3, फिर से बनाएगी H2CO3, जो यहाँ पे बना कार्बोनिक एसिड और फिर से CO2, और ये ट्यूबुलर सेल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट था उसके साथ मिलकर के H2CO3 बनाई, यानी कार्बोनिक एसिड। अब फिर से ट्यूबुलर सेल को देखा नहीं जा रहा है, अब उसने फिर क्या किया, इनको अलग कर दिया। कैसे, यहाँ पे फिर से एक एंजाइम आया, वही सेम एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ठीक है। ये हमेशा, इसका काम होता है हमेशा ब्रेक करने का। ये एंजाइम ऐसा है कि हमेशा ब्रेक करता है आयंस में। तो यहाँ पे भी H2CO3 बना तो उसको ब्रेक किया, यहाँ पे भी H2CO3 बना तो इसको ब्रेक करेंगे, किसमें, दो चीजों में। लेकिन यहाँ पे कैसे ब्रेक होगा, एक आपका ब्रेक होगा H प्लस बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, इस चीज में ये ब्रेक होगा, राइट। अब इसमें ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, राइट, ये तो कहाँ चला जाएगा, ये तो इधर आ जाएगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा रीएब्सॉर्ब होने के लिए, रीएब्सॉर्प्शन। लेकिन जो ये वाला H+ आयन है, इसी H+ आयन के रिस्पॉन्स में ये H+ आयन वापस से बाहर चला जाएगा इस पंप के थ्रू, जो बना यहाँ पे वो H+ आयन वापस से इस पंप के थ्रू बाहर चला जाएगा। और जैसे ही ये H+ आयन बाहर जाएगा, सोडियम जो है वो एंटर कर जाएगा, राइट। तो यानी कि ये पूरा जो मैकेनिज्म है ये रिस्पॉन्सिबल है H+ आयन बनाने के। और ये H+ आयन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, सोडियम को एंट्री देने के लिए। यानी कि अगर हमको सोडियम, हमें बेसिकली क्या करना है, डायरेक्टिक्स सोडियम के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करना हो, ताकि वो सोडियम जो है हमारे ब्लड में ना पहुंचे, वाटर का एक्यूमुलेशन ना हो। तो सोडियम को कैसे रोकेंगे रीएब्जॉर्ब होने के लिए, तो जो रिस्पॉन्सिबल आयंस हैं जो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, हम बेसिकली उनको ब्लॉक कर देंगे। समझे बात को, मतलब कि ये जो H+ आयन है जिसकी वजह से सोडियम एंटर हो रहा है, हम क्यों ना इसके बनने को ही रोक दें, ना ये बनेगा, ना ये इस पंप के थ्रू हाइड्रोजन बाहर जाएगा, ना इसके रिस्पॉन्स में सोडियम अंदर आएगा, राइट। तो अब हमारी जो ड्रग है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, वो यही काम करती हैं। क्या काम करती हैं, दे ब्लॉक द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, एनहाइड्रेज inhibitors block the
कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ठीक है, इस एंजाइम को ये ब्लॉक कर देंगी। अब आप देखिए कि अगर ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा। ये एंजाइम अगर ब्लॉक हो गया तो ना तो ये H2O और CO2 में कन्वर्ट होगा, ये कार्बोनिक एसिड ना CO2 में कन्वर्ट होगा, ना CO2 एंटर करेगा, ना वाटर के साथ मिलेगा, ना कार्बोनिक एसिड फिर से बनेगा, ना फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज फिर से एक्ट करके इसको H+ आयन में कन्वर्ट करेंगे, ना H+ आयन बनेगा, ना सोडियम इसके रिस्पॉन्स में जनरेट होगा। और एक और चीज मैं यहाँ बताना भूल गई हूँ कि ये जो सोडियम है ये वापस से जो सोडियम यहाँ ट्यूबुलर सेल में आया ये फिर एंटर करता है इधर किधर, ब्लड सेल में। यही सोडियम जो है वो फिर एंटर करेगा, ठीक है, कहाँ पे, इंटरस्टिशियल सेल से, फिर वो ब्लड में रीएब्सॉर्ब हो जाएगा, राइट। तो अब यही कंडीशन हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को ब्लॉक करती हैं ताकि जो हमारे सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन जो है वो ब्लॉक हो सके, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। अब इसका यूज क्या क्या है, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। जनरली कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स अब यूज ज्यादा नहीं करते हैं क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट ज्यादा हैं, और दूसरी बात ये उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। मैंने बोला कि वीक डायरेटिक्स हैं। वीक डायरेटिक्स क्यों है, क्योंकि अगर क्या होता है जनरली कि यहाँ पे तो सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन रुक गया, अब ये जो सोडियम यहाँ पे नहीं आया तो ये क्या होगा, फिल्ट्रेट के थ्रू एक्सक्रिएट आउट होने लगेगा यूरिन के थ्रू। दिक्कत कहाँ आती है यहाँ पे, मैं मिटा देती हूँ इसको। दिक्कत कहाँ आती है इस ड्रग या इस क्लास में, प्रॉब्लम क्या है, जो सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हुआ, राइट। अब इसको कहाँ जाना है, ल्यूमेन में फिल्ट्रेट यानी कि यूरिन में एंटर, या आप बोल सकते हैं कि यूरिन में ये सोडियम जो है वो फ्लो आउट हो जाएगा या फिल्ट्रेट में। लेकिन जैसे ही ये सोडियम कलेक्टिंग डक्ट में आता है, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो अब जैसे ही ये सोडियम जो यूरिन के थ्रू आ रहा है जिसका रीएब्सॉर्प्शन पीसीटी में नहीं हुआ, ठीक है, और वो फिल्ट्रेट के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट में आ रहा है, तो इसमें हाई अमाउंट ऑफ सोडियम होने की वजह से फिल्ट्रेट में ये क्या करता है कि ट्यूब्यूलर रीएब्सॉर्प्शन हो जाता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जो सोडियम है, राइट, सॉरी रीएब्सॉर्प्शन नहीं, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन हो जाता है। सोडियम क्या हो जाएगा, वापस से सिक्रीट हो जाएगा इंटरस्टिशियल सेल्स में और ये कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आ जाएगा। तो ये ड्रग्स उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, राइट। और अगर जैसे ही ये सोडियम आप बोल सकते हैं कि यहाँ ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा, राइट, अब यहाँ पे जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं इसके एक्सचेंज में यहाँ के आयन को मेंटेन करने के लिए कि भाई कलेक्टिंग डक्ट में पॉजिटिव आयन मेंटेन रहे, इस ब्लड से पोटेशियम को देना शुरू कर देती हैं। मतलब जितना मात्रा में सोडियम अगर सिक्रेट होगा यानी कि इंटरस्टिशियल सेल्स में जाएगा, उतना ही ब्लड स्ट्रीम से, राइट, आपका पोटेशियम का जो है वो सिक्रीशन, आप बोल सकते हैं कि पोटेशियम जो है वो फिल्ट्रेट में एंटर करेगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में इसको पॉजिटिव आयन मेंटेन करना है, तो ब्लड इसको पोटेशियम देना शुरू कर देगा ताकि कलेक्टिंग डक्ट में पॉजिटिव आयन मेंटेन रहे, क्योंकि यहाँ से सोडियम जो है लॉस हो गया है, जो इंटरस्टिशियल सेल्स में चल गया है वापस से बॉडी में रीएब्सॉर्ब होने के लिए। सो इसलिए अब ये जो ड्रग्स हैं वीक हैं क्योंकि इनसे हम बहुत ज्यादा सोडियम को बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात कि ये ड्रग्स क्या करती हैं, हाइपोकैलीमिया। पहले इसका जो आप बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेज है या आप बोल सकते हैं एडवर्स इफेक्ट है, हाइपोकैलीमिया ड्यू टू लॉस ऑफ पोटेशियम फ्रॉम द ब्लड इन एक्सचेंज ऑफ सोडियम। ठीक है, इस वजह से हमारी ये जो ऐसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हैं
बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती हैं, और ये वीक डायरेक्टिक्स होने की वजह से इनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा लेकिन फिर भी इसका थेरेपेटिक यूज़ है। अभी हम इसको अगर डायरेक्टिक्स की तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिर भी कुछ डिजीज़ हैं जिनमें हम इनको यूज़ करते हैं, जैसे कि आपकी माउंटेन सिकनेस, ठीक है, और एक आपने सुना होगा ग्लूकोमा, राइट। थेरेपेटिक यूज, अगर इसका हम डायरेक्टिक्स की तरह यूज नहीं कर रहे हैं तो और किसकी जगह यूज कर रहे हैं? इसका थेरेपेटिक यूज है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स का। पहला होता है हमारा ग्लूकोमा में, ठीक है। इसमें कभी कभी स्पेलिंग मैंने यहाँ पे कम लिख दी है, कभी कभी क्वेश्चन ये जीपैट वगैरह में पूछता है, नाइपर में पूछता है कि विच वन ऑफ द डायरेक्टिक्स इज यूज्ड इन द ग्लूकोमा, तो उसमें आंसर आता है एसिटाजोलामाइड, जो हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर डायरेक्टिक है और ग्लूकोमा में यूज की जाती है। ऐसा क्यों? इसका ग्लूकोमा में यूज क्या है? क्योंकि ग्लूकोमा में क्या होता है, एक्वस ह्यूमर बढ़ जाता है, सॉरी एक्वस ह्यूमर ऑफ आई के अंदर जो एक्वस ह्यूमर होता है, आई बॉल में दो तरह के फ्लूइड होते हैं, एक विट्रस ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, तो उसमें ग्लूकोमा इंड्यूस होता है। ग्लूकोमा का मतलब क्या है कि जो फ्लूइड है एक्वस ह्यूमर, उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाना। तो फ्लूइड का प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो जाएगा आई में, तो वो रेटिनल लेयर पे प्रेशर क्रिएट करने लगेगी, यानी कि जो रेटिना पीछे है ना, इस रेटिनल लेयर पे, एग्जाम्पल मतलब मैं यहाँ पे मैं रफली बना रही हूँ कि आगे को हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है, और पीछे वाले एक्सक्रीशन को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, राइट। तो अभी यहाँ पे जो आपके 3 लेयर होती है ना, एक आपकी होती है रेटिनल लेयर होती है, एक आपकी वस्कुलर लेयर होती है, एक एक्वस लेयर होती है। तो इस अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, राइट, तो यहाँ का भी प्रेशर जो है एक्वस ह्यूमर का बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जो रेटिनल लेयर है उस पर प्रेशर बढ़ने लगता है। रेटिनल लेयर पे प्रेशर बढ़ेगा तो जो विजन है वो लॉस होने लगता है। तो इट मीन्स कि एक्वस ह्यूमर जो है वो एक्सेसिव बन रहा है, राइट, या आप बोल सकते हैं जो फ्लूइड है इनसाइड आई का वो ज्यादा हो रहा है। तो हमें उसकी वजह से इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, राइट, इसको हम बोलते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है, IOP, राइट, वो बढ़ जाता है ग्लूकोमा में। तो उस इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर का मतलब है कि जो फ्लूइड है वो रेटिनल लेयर पे कितना प्रेशर लगा रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो वो जितना ज्यादा लगता है उतना ही रेटिनल लेयर डैमेज हो जाती है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना होता है कि फ्लूइड का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो कैसे कम करेंगे? आईज में भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है जो कि फ्लूइड के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एक्वस ह्यूमर इन द आई। तो हमारी जो ड्रग्स हैं वो उस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को ब्लॉक करते हैं ताकि एक्सेसिव एक्वस ह्यूमर ना बने और ग्लूकोमा जो है वो ट्रीट हो जाए, राइट। इसका मैं आप लोगों को नोट्स अपलोड करूंगी बहुत जल्दी ही, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो अभी ये जो एक्वस ह्यूमर है इसको मेंटेन करने के लिए हम इसलिए ग्लूकोमा में टू रिड्यूस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इनसाइड द आई, these drugs block the carbonic anhydrase enzyme present in eye, ठीक है, जो कि वही फ्लूइड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो ग्लूकोमा में यूज किया था। इसके अलावा इसका यूज है माउंटेन सिकनेस में। माउंटेन सिकनेस में भी एसिटाजोलामाइड दिया जाता है, एसिटाजोलामाइड दिया जाता है क्योंकि माउंटेन सिकनेस में मतलब कि लोग पहाड़ों पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो उनको वॉमिटिंग इंड्यूस होती है, उनको चक्कर आते हैं। तो ये रीजन होते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की वजह से। लंग्स में भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है जो कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस करता है, राइट। तो इसलिए अगर कोई हाई एल्टीट्यूड पे जाता है उसको 2-3 दिन पहले ही हम क्या देते हैं, एसिटाजोलामाइड, ताकि उसको रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस ना हो
और उसको माउंटेन सिकनेस ना हो। तो ये बेसिकली हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स ड्रग्स का मेन रोल था। कल हम इसके बाद डिस्कस करेंगे थायाजाइड डायरेटिक्स एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में लूप डायरेटिक्स, ओके, एंड देन ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। ओके, थैंक यू।